हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे पंचविध कषाय कल्पना के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका महत्व देख लेते हैं कि हम पंचविध कषाय कल्पना को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए कि किसी भी औषधेय, जंगम या पार्थिव द्रव्यों को आप उनके मूल रूप यानी कि उनकी प्राकृत अवस्था जैसे वो द्रव्य हैं वैसे ही उन्हें आप शरीर पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इन द्रव्यों को शरीर में प्रयोग करने लायक बनाने के लिए या सेवन करने योग्य बनाने के लिए पंचविध कषाय कल्पना का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा प्रयोग इसका ये है कि किसी भी द्रव्यों में गुण अंतर्धान करने के लिए यानी कि गुणों में परिवर्तन करने के लिए, गुणों में वृद्धि करने के लिए इन पंचविध कषाय कल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि इस पंचविध कषाय कल्पना के दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि इन द्रव्यों को शरीर पर प्रयोग करने के लायक बनाने के लिए, इन्हें सेवन करने योग्य बनाने के लिए, और दूसरा इनमें गुण अंतर्धान करने के लिए यानी कि गुणों में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि उनके गुणों में, द्रव्यों के गुणों में वृद्धि करने के लिए, जिससे वो शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, रोग का शमन करने के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, इस तरीके का बनाने के लिए पंचविध कषाय कल्पना का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमारा पंचविध कषाय कल्पना 3 शब्दों से मिलकर के बना है, पंच, कषाय और कल्पना। तो पंच का मतलब आप सबको पता है कि 5 होता है। अब कषाय क्या होता है और कल्पना क्या होता है। तो कषाय देखिए कि क्या होता है, किसी भी द्रव्य की हिंसा को नष्ट कर अर्थात उसके स्वरूप को नष्ट कर, यानी कि जिस वो मूल रूप यानी कि प्राकृत अवस्था में था, जिसमें वो शरीर पर प्रयोग करने योग्य नहीं था, उस प्राकृत अवस्था, उस स्वरूप को नष्ट कर करके उस द्रव्य को सेवन करने योग्य बनाना, शरीर में प्रयोग करने योग्य बनाना, वो कहलाता है हमारा कषाय। कषाय की एक परिभाषा और दी गई है कि कंठस्य कर्षणात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात्, यानी कि जो कंठ में लगने के कारण कंठ के लिए अहितकर हो। दूसरा क्या है, रोगाणाम वापि कर्षणात्, रोगों का कर्षण करता हो, उसे कषाय शब्द की संज्ञा दी गई। तो पहला तो हमने ये देखा कि जो मूल द्रव्य की हिंसा नष्ट कर अर्थात उसका स्वरूप नष्ट कर, उसे सेवन करने योग्य बनाए या फिर उसके शरीर में प्रयोग करने योग्य बनाए, उसे कषाय कहा गया। और दूसरा जो कंठ में लगने के कारण कंठ के लिए अहितकर हो और रोगों का कर्षण करता हो, उसे कषाय शब्द की संज्ञा दी गई है। अब देखिए कल्पना क्या होता है कि किसी भी द्रव्य या वस्तु विशेष में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्पना कहते हैं। तो देखिए कि पंचविध कषाय कल्पना का मतलब क्या है कि 5 तरह की ऐसी प्रक्रियाएं की जा रही हैं द्रव्य में, जिसमें द्रव्य को सेवन करने योग्य बनाया जा रहा है या द्रव्य को शरीर में प्रयोग करने योग्य बनाया जा रहा है, उसे हम पंचविध कषाय कल्पना के नाम से जानते हैं। अब ये 5 तरह की कषाय कल्पनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पंचविधम कषाय कल्पना मिति तद्यथा 5 तरह की कषाय कल्पनाएं होती हैं। कौन कौन सी, स्वरसः कल्कः श्रितः शीतः फांटश्चेति कषायेति, यानी कि स्वरस, कल्क, श्रित यानी कि क्वाथ, शीत यानी कि हिम और फांट, ये 5 तरह की कल्पनाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझिए कि तेषाम यथा पूर्वम बल अधिक्यम, यानी कि यथा पूर्व में ये ज़्यादा बलवान होती है, यानी कि स्वरस सबसे ज़्यादा बलवान है, उसके बाद कल्क बलवान है, उसके बाद क्वाथ, उसके बाद शीत और फिर लास्ट में फांट है। अतः कषाय कल्पना व्याध्य आतुर बल अपेक्षिणी, ये यथा पूर्व जो रहते हैं बलवान होते हैं, उत्तरोत्तर इनका बल कम होता जाता है, इसीलिए इन कषाय कल्पनाओं को व्याध्य यानी कि व्याधि यानी कि रोग और आतुर यानी कि रोगी, तो रोग और रोगी के बल की अपेक्षा करता है, इनके बल के अनुसार ही इन कल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। न त्व एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति, और इन कल्पनाओं का उपयोग सर्वत्र समान रूप से नहीं किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो इसमें यह था कि इनका सर्वत्र समान रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये यथापूर्व बलवान रहती है, तो इनका प्रयोग रोग और रोगी के बल के अनुसार ही करना चाहिए। जो 5 तरह की कल्पनाओं की हमने बात की है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, इन्हीं कल्पनाओं को हम मौलिक कल्पना यानी कि प्राथमिक कल्पनाएं कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि चूर्ण, वटी, अवले, हिस्ने, ये भी तो कल्पनाएं हैं, लेकिन ये कल्पनाएं द्वितीय कल्पनाएं हैं। अब द्वितीय कल्पनाएं कैसे, तो देखिए ये जो मौलिक कल्पनाएं 5 तरह की कही गई हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये चूर्ण, वटी आदि जितनी भी कल्पनाएं हैं, ये इन मौलिक कल्पनाओं यानी कि प्राथमिक कल्पनाओं की एक निर्मित है। ठीक है, इन्हीं मौलिक कल्पनाओं के द्वारा वो कल्पनाएं निर्मित की गई हैं, इसीलिए उन्हें द्वितीय कल्पना के अंतर्गत रखा गया है। मेनली 5 तरह की ही आपकी मौलिक कल्पनाएं हैं, जिसके द्वारा सारी दूसरी कल्पनाएं निर्मित की जाती हैं, इसीलिए उन्हें द्वितीय कल्पना कहा जाता है। और ये मौलिक कल्पनाएं यानी कि प्राथमिक कल्पनाएं 5 तरह की ही होती हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट।
अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि चूर्ण कल्पना जो है वो कल्क कल्पना के अंतर्गत आती है। अब देखिए कल्क कल्पना क्या होती है। कल्क कल्पना वो होती है जिसमें किसी भी द्रव्य को शिला पर पीसकर या शुष्क द्रव्य में के चूर्ण में थोड़ा सा जल मिला करके उसे पीस करके उसकी पिंड यानी कि चटनी या फिर लुद्दी या फिर पेस्ट टाइप का बनाया जाता है, उसे कल्क कल्पना कहते हैं। तो देखिए कल्क कल्पना में हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले उसे बारीक पीस करके उसका चूर्ण बना रहे थे, उसके बाद उसमें हम किसी भी द्रव पदार्थ को डाल करके उसकी पेस्ट या फिर लुद्दी टाइप की बना रहे थे, जिसे हम कल्क कल्पना कह रहे थे। तो किसी भी शुष्क पदार्थ में अगर हम द्रव्य को नहीं मिलाएंगे और उसे बारीक पीस लेंगे तो वो चूर्ण कल्पना कहलाएगी। तो चूर्ण कल्पना वास्तव में क्या है, कल्क कल्पना के अंतर्गत आती है, यानी कि कल्क कल्पना की द्वितीय कल्पना जो निर्मित की गई है उसे हम चूर्ण कहते हैं। इसीलिए चूर्ण को द्वितीय कल्पना कहा गया है। हमारी मौलिक कल्पनाएं 5 ही हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। अब देखिए कि कल्पनाओं का निर्माण किया जा रहा है। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि कल्पनाओं के निर्माण में द्रव्य के वीर्य का भी विचार करना आवश्यक होता है। अब देखिए कि किसी भी वीर्य में अगर पार्थिवांश की अधिकता है तो उसकी चूर्ण कल्पना बनानी चाहिए। अब क्यों बनानी चाहिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए कि पार्थिवांश यानी कि पार्थिव तत्व में क्या होता है, गुरुता होती है। तो अगर किसी भी तत्व में गुरुता होगी तो उसकी चूर्ण कल्पना में निर्माण करना उसका उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो उसकी चूर्ण कल्पना आसानी से बन जाएगी। तो उससे हमें चूर्ण कल्पना बनानी चाहिए। यदि किसी द्रव्य के वीर्य में उसका पार्थिवांश और जलीयांश है तो उसकी उस स्थिति में हमें उसकी कल्क कल्पना बनानी चाहिए। यदि किसी द्रव्य के वीर्य में जलीयांश बस है तो उस कल्पना में हमें स्वरस या फिर क्वाथ कल्पना बनानी चाहिए। यदि किसी द्रव्य के वीर्य में वायव और तेजस अंश दोनों हैं, अर्थात सुगंधित यानी कि उड़नशील तत्व द्रव्य हो, तो उसका क्वाथ कभी नहीं बनाना चाहिए। अब क्वाथ क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सुगंधित द्रव्यों का अगर आप क्वाथ बनाएंगे उसमें अगर अग्नि का संयोग होगा तो सुगंधित तत्व जो रहेगा यानी कि उड़नशील तत्व तुरंत ही उड़ जाएगा। तो ऐसी कल्पनाओं में हमें क्या करना चाहिए, हमें कल्क, हिम, फांट, चूर्ण, वटी आदि कल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। अब ऐसे कोई द्रव्य होते हैं जिनका हानिकारक प्रभाव होता है, तो उनके हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए हमें उनका क्षीर पाक करना चाहिए। अब क्षीर पाक क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्षीर यानी कि दूध और पाक मतलब कि पकाना, तो दूध से पकाना चाहिए ताकि उसका हानिकारक प्रभाव दूर हो जाए, जैसे कि अर्जुन, रसोन, भल्लातक, शुंठी आदि का किया जाता है। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अर्जुन का क्वाथ जो होता है वो अरुचिकर होता है, ठीक है, और रसोन और भल्लातक आदि में तीक्ष्णता होती है, यानी कि ये सब उसके हानिकारक प्रभाव थे। तो अब इन हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए हम क्षीर पाक कल्पना का प्रयोग करते हैं, यानी कि दूध से पाक करते हैं। तो अर्जुन के क्वाथ की अरुचि यानी कि उसका हानिकारक प्रभाव अरुचि था, जिससे वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो दूर हो सके, और रसोन और भल्लातक आदि की तीक्ष्णता को दूर करने के लिए क्षीर पाक का प्रयोग किया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि किन किन आचार्यों ने कितनी कितनी कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि चरक संहिता में ही सर्वप्रथम पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, और चरक संहिता की पंचविध कषाय कल्पना हम देख चुके हैं, वो 5 तरह की होती है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। अब देखिए सुश्रुत संहिता में पंचविध कषाय कल्पना के अलावा एक क्षीर कल्पना को और सम्मिलित करके षष्ठविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है। तो 5 कल्पनाएं तो वही हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, और एक कल्पना सुश्रुत ने और मिला दी है जिसका नाम है क्षीर कल्पना। तो इन्होंने क्षीर कल्पना को सम्मिलित करके षठविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है। अब काश्यप संहिता में पंचविध कषाय कल्पना के अलावा चूर्ण और अभिशव यानी कि मध कल्पना का वर्णन किया गया है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के सप्तविध कषाय कल्पना का वर्णन किया है। तो देख लीजिए 5 तो वही हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, और 2 और इन्होंने और मिला ली है, चूर्ण और अभिशव यानी कि मध। तो रिवाइज कर लीजिए कि चरक संहिता में 5 तरह की कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया गया है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। सुश्रुत ने क्षीर कल्पना को मिलाकर के षठविध कषाय कल्पना बताई है। तो कौन कौन सी हो गई, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट और क्षीर। और काश्यप संहिता में चूर्ण और अभिशव को मिलाकर के सप्तविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सी हो गई, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, चूर्ण और अभिशव यानी कि मध। अब सबसे आखिरी में हम बात कर लेते हैं पंच कषाय योनियों के बारे में, कि 5 तरह की कषाय योनियाँ होती हैं। लवण रस को छोड़ करके बाकी सारे रस, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय रस वाले द्रव्यों से पंच कषाय योनियों का निर्माण
किया गया है। तो कौन कौन सी हो गई? मधुर कषाय योनि, अम्ल कषाय योनि, कटु कषाय योनि, तिक्त कषाय योनि और कषाय योनि। ठीक है, अब लवण को क्यों नहीं लिया गया है इस पर विचार कर लेते। तो लवण को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि लवण से किसी भी कल्पना का निर्माण नहीं हो सकता। अब देखिए कि पहला पॉइंट इसमें है कि स्वरस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि लवण हमेशा सूखा ही प्राप्त होता है, जल मिलाने पर वो पूरा जल में घुल जाएगा, तो उसकी स्वरस कल्पना का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा, पहला। दूसरा आप देखते हैं कि कल्क, क्वाथ, हिम और फांट कल्पनाएं नहीं हो सकती। अब देखिए कल्प कल्पना का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कल्प जो रहता है वो शुष्क द्रव्य में जल मिलाकर पीसने पर उसकी पेस्ट जैसा बनाते हैं, उसे हम कल्क कल्पना कहते हैं। जबकि लवण में अगर हम जल मिला देंगे, लवण पूरी तरीके से जल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जल में घुल जाएगा, तो उसकी कल्क कल्पना तो कभी निर्माण हो ही नहीं सकती। अब देखिए इसकी क्वाथ, हिम और फांट कल्पना क्यों नहीं बनाई जा सकती? इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि क्वाथ, हिम और फांट कल्पना में क्या होता है, उनका सार भाग जल में लेके आते हैं और अवशिष्ट किट्ट भाग जो रहता है उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन हम लवण को अगर जल में डालेंगे तो लवण पूरी तरीके से जल में घुल जाएगा और उसका कुछ भी अंश फेंका नहीं जा सकता है, इसीलिए इसकी क्वाथ, हिम और फांट कल्पना भी नहीं हो सकती। अब देखिए लास्ट पॉइंट समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लवण की चूर्ण कल्पना बनाई जा सकती है। अब जैसा कि हमने पहले शुरू में ही बात की थी कि चूर्ण कल्पना जो है वो द्वितीय कल्पना है मौलिक कल्पनाओं की। तो चूर्ण कल्पना जो थी वो कल्क कल्पना की द्वितीय कल्पना थी। ठीक है, तो अब चूर्ण कल्पना लवण की बनाई जा सकती है, यानी कि लवण को चूर्ण रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के एक इम्पॉर्टेंट बात करी थी कि पंचविध कषाय कल्पना का महत्व क्या है। तो उसमें पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि द्रव्य को ग्रहण करने योग्य, सेवन करने योग्य बनाने के लिए, और दूसरा पॉइंट हमने ये बात की थी कि गुण अंतराधान करने के लिए, गुणों में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि गुण में वृद्धि करने के लिए। अब देखिए लवण रस की चूर्ण कल्पना यानी कि कल्क कल्पना बनाई जा सकती है, लेकिन लवण की चूर्ण कल्पना बनाने में इसमें किसी भी प्रकार का गुण अंतराधान यानी कि गुण में परिवर्तन या गुण में वृद्धि नहीं होगी, इसीलिए लवण की चूर्ण कल्पना निर्मित नहीं की जाती है। इसीलिए लवण से पांचों कल्पनाएं जो भी हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट आदि की निर्मित नहीं हो सकती है, इसीलिए इसे पंचविध कषाय योनियों में नहीं रखा गया है। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर